तो चलिए अब आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। इस वक्त जहां मैसूर विश्वविद्यालय का 100वां दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे संबोधित कर रहे हैं। मैसूर यूनिवर्सिटी के पहले कॉन्वोकेशन को संबोधित किया था। तब से लेकर आज तक रत्नगर्भा प्रांगण, इस रत्नगर्भा प्रांगण ने ऐसे अनेक साथियों को ऐसे ही कार्यक्रम में दीक्षा लेते हुए देखा है, जिनका राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान रहा है। भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जैसे अनेक महान व्यक्तित्वों ने इस शिक्षा संस्थान में अनेकों विद्यार्थियों को नई प्रेरणा दी है। ऐसे में आप सभी पर, आपके परिवार के साथ साथ हम सभी का विश्वास भी अधिक है और साथ साथ उम्मीदें भी अधिक है। आज आपकी यूनिवर्सिटी, आपके प्रोफेसर्स, टीचर्स आपको डिग्री के साथ साथ देश और समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी भी सौंप रहे हैं। साथियों, हमारे यहां शिक्षा और दीक्षा युवा जीवन के दो अहम पड़ाव माने जाते हैं। ये हजारों वर्षों से हमारे यहां एक परंपरा रही है। जब हम दीक्षा की बात करते हैं तो ये सिर्फ डिग्री प्राप्त करने का ही अवसर नहीं है। आज का ये दिन जीवन के अगले पड़ाव के लिए नए संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। अब आप एक फॉर्मल यूनिवर्सिटी कैंपस से निकलकर रियल लाइफ यूनिवर्सिटी के विराट कैंपस में जा रहे हैं। एक ऐसा कैंपस होगा जहां जो नॉलेज आपने हासिल की है उसकी एप्लीकेबिलिटी काम आएगी। साथियों, महान कन्नड़ लेखक और विचारक गोरूरु रामस्वामी अयंगर जी ने कहा है, शिक्षणवे जीवनद बेलकु, यानी एजुकेशन जीवन के मुश्किल रास्तों में रोशनी दिखाने वाला माध्यम है। आज हमारा देश जब परिवर्तन के एक बड़े दौर से गुजर रहा है, तब उनकी ये बात बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। बीते 5-6 साल ये निरंतर प्रयास हुआ है कि हमारी शिक्षा, भारत का एजुकेशन सिस्टम छात्रों को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के बीच आगे बढ़ने में भी और मदद करें। विशेष तौर पर हायर एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से लेकर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। भारत को हायर एजुकेशन का ग्लोबल हब बनाने के लिए हमारे युवाओं को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हर स्तर पर कोशिश की जा रही है। साथियों, आजादी के इतने वर्षों के बाद भी साल 2014 से पहले तक देश में 16 आईआईटीज थी। बीते 6 साल में औसतन हर साल एक नई आईआईटी खोली गई है। इसमें एक कर्नाटका के धारवाड़ में भी खुली है। 2014 तक भारत में 9 ट्रिपल आईटीज थी।
इसके बाद के 5 सालों में 16 ट्रिपल आईटी बनाई गई है। बीते 5-6 साल में 7 नए आईआईएम स्थापित किए गए हैं, जबकि उससे पहले देश में 13 आईआईएम ही थे। इसी तरह करीब 6 दशक तक देश में सिर्फ 7 एम्स देश में सेवाएं दे रहे थे। साल 2014 के बाद इससे 2 गुने यानी 15 एम्स देश में या तो स्थापित हो चुके हैं या फिर शुरू होने की प्रक्रिया में है। साथियों, बीते 5-6 सालों से हायर एजुकेशन में जो प्रयास हो रहे हैं, ये प्रयास सिर्फ नए इंस्टीट्यूशन खोलने तक ही सीमित नहीं है। इन संस्थाओं में गवर्नेंस में रिफॉर्म से लेकर जेंडर और सोशल पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करने के लिए भी काम किया गया है। ऐसे संस्थानों को ज्यादा ऑटोनॉमी दी जा रही है ताकि वो अपनी जरूरत के मुताबिक फैसले ले सके। पहले आईआईएम एक्ट के उसके तहत देश भर के आईआईएम्स को ज्यादा अधिकार दिए गए। मेडिकल एजुकेशन में भी ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी थी। इसे दूर करने पर भी जोर दिया गया। आज देश में मेडिकल एजुकेशन में पारदर्शिता लाने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया जा चुका है। होम्योपैथी और दूसरी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की पढ़ाई में रिफॉर्म्स के लिए भी 2 नए कानून बनाए जा रहे हैं। मेडिकल एजुकेशन में हो रहे रिफॉर्म से देश के युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई के लिए ज्यादा सीटें मिलनी सुनिश्चित हो रही है। साथियों, राजर्षि नालवाड़ी कृष्णराज वडियार जी, उन्होंने अपने पहले कॉन्वोकेशन संबोधन में कहा था, अच्छा होता मैं अपने सामने एक नहीं 10 लेडी ग्रेजुएट्स देख पाता। मैं अपने सामने आज अनेक बेटियों को देख रहा हूं जिन्हें आज डिग्रियां मिल रही हैं। मुझे बताया गया है कि आज यहां डिग्री लेने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या बेटों से ज्यादा है। ये बदलते हुए भारत की एक और पहचान है। आज शिक्षा के हर स्तर पर देश में बेटियों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बेटों से ज्यादा है। हायर एजुकेशन में भी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जुड़ी पढ़ाई में भी बेटियों की भागीदारी बढ़ी है। 4 साल पहले देश की आईआईटी में बेटियों का एनरोलमेंट जहां सिर्फ 8% था। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।